हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू अवर चैनल कॉन्फ्लिक्ट एकेडमी, जहां मेहनत हमारी सफलता तुम्हारी। मैं आप अंकित पाल, आपका जीएस टीचर, आज आपके लिए लेकर आया हूं नया टॉपिक स्टार्स यानी कि तारे। आज मैं आपको बताऊंगा कि तारों का निर्माण कैसे हुआ, तारों में जो प्रकाश होता है वो कैसे बनता है, तारे चमकते कैसे हैं, तारों का जो फॉर्मेशंस हुआ वो कैसे हुआ। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट को समझना और उसके बाद क्वेश्चन पुटअप करना। ठीक है सर, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टार यानी कि तारे। तारा प्रकाश का निर्माण स्वयं करते हैं। तारे जो होते हैं बच्चों, प्रकाश का निर्माण स्वयं करते हैं, ये अपना प्रकाश खुद बनाते हैं। कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है बच्चों। ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में जब ब्रह्मांड का विस्तार हुआ तो बहुत सारे धूल के कण वो नज़दीक आए। धूल के कण और गैस नज़दीक आए, और जब दो मॉलिक्यूल जो ठोस और गैस के आपस में आते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, तो रगड़ा यानी कि घर्षण यानी कि फ्रैक्शन होता है, और फ्रैक्शन के कारण एक एनर्जी बनती है। उसी एनर्जी के कारण उनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसके कारण जो अणु गर्म होता है, जो परमाणु गर्म होता है, वो आपस में चिपक जाता है। और ये प्रोसेस बहुत अधिक बार होती है और इकट्ठे होते होते एक मास बन जाता है, और वहीं से बनता है स्टार यानी कि तारा। क्या होता है बच्चों, पूरे ब्रह्मांड में जैसे कि ये हाइड्रोजन और ठोस, जब एक ठोस के पास हाइड्रोजन गैस, ये गैस के अणु है, जब ये नज़दीक आए, किसके कारण, मोशन के कारण, जब ये एक दूसरे के नज़दीक आते हैं यानी कि फ्रैक्शन होता है, और क्या होता है, धीरे धीरे जो हाइड्रोजन गैस है ये हीलियम में बदल जाती है। हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदल जाती है। हीलियम, ये हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदल जाती है। और ठोस, जब हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदलती है तो एक एनर्जी उत्पन्न होती है। उसी एनर्जी के कारण क्या होता है, तारा चमकता है। अब मैं आपको यहां से समझाता हूं। हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं, प्लस ऊर्जा। क्या होता है बच्चों, यहां पर जब हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, एक जगह मिलते हैं, तो वो हीलियम बनाते हैं, हीलियम का एक नाभिक बनाते हैं, एक अणु बनाते हैं, प्लस एनर्जी। और इस क्रिया के कारण एक एनर्जी उत्पन्न होती है। जब ये एनर्जी उत्पन्न होती है और ये क्रिया बहुत बार होती है, यानी कि इसमें जो मास होता है वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है, और फिर जो हीलियम होता है फिर दो हाइड्रोजन अणु में बदल जाता है, टूट जाता है, और फिर नए दो हाइड्रोजन फिर हीलियम में तब्दील, और ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस ऐसे जारी रहती है और एनर्जी बनती है। इसी प्रोसेस के कारण जो तारे होते हैं वो अपनी एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, ये तो होगी कि जो एनर्जी, जो तारे होते हैं वो अपनी एनर्जी कैसे बनाते हैं। तारों का निर्माण ऐसे ही होता है, धीरे धीरे जो फॉर्मेशंस होती है तारे की, जो मास एक जगह इकट्ठा होता है, और ये प्रोसेस चलती है, जिसके कारण क्या होता है, एक तारे का निर्माण होता है, यानी कि एक तारा बनता है। अब मैं आपको बताऊंगा तारे की प्रोसेस क्या होती है, आप नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, आपने, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तारा यानी कि बच्चों, एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको, सूर्य भी एक तारा है जो प्रकाश का निर्माण स्वयं करता है। सूर्य यानी कि सन, जो हमारा सन है, जो हमारा सूरज है, वो भी एक तारा है। और ये है हमारी अर्थ। ठीक है बच्चों, और ये है हमारा
सेकंड नियरेस्ट सन या नियरेस्ट स्टार बोल सकते हैं, प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसके बोलते हैं सेकंड नियरेस्ट स्टार, या आप इसको सेकंड सन भी बोल सकते हैं। क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो हमारी अर्थ है, जो पृथ्वी है, उससे जो सूर्य की दूरी है वो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर। जो अर्थ से पृथ्वी की दूरी और पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है वो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है बच्चों। और क्या होता है, अगर कोई फास्टेस्ट पर्सन यानी कि पृथ्वी का जो सबसे तेज भागने वाला पर्सन है वो अगर यहाँ तक जाए तो क्या होगा, उसको लगभग 400 वर्ष लग जाएंगे। कहाँ तक जाने तक, सूर्य तक पहुँचने पर फास्टेस्ट पर्सन को। बच्चों नोट डाउन कर लेना। आई थिंक आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। क्या होता है बच्चों, ये दूरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊंगा, जो आपके मन में यहाँ से एक प्रश्न उठ रहा होगा कि जब सूर्य तारा है जो तो छोटे छोटे चमकते हैं वो क्या है फिर, यानी कि ये जो स्टार्स है जो हमें छोटे छोटे रात में चमकते हैं ये क्या है, और ये जो सूर्य है अगर ये तारा है तो ये इतना बड़ा क्यों चमकता है। बच्चों क्या होता है, जो हमारी अर्थ है, अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर यानी कि सूर्य है, ये जो दूरी है ये इन तारों की बनस्पत, इन स्टार्स की बनस्पत बहुत कम है। लेकिन जो ये स्टार्स है ये जो हमें छोटे छोटे नज़र आते हैं असल में ये सूर्य से भी बहुत बड़े हैं, काफ़ी बड़े हैं, लगभग लाखों गुना बड़े। ठीक है। लेकिन क्या होता है, हमें छोटे छोटे नज़र आते हैं, क्यों? क्योंकि अर्थ से जो इन स्टार्स की दूरी है वो काफ़ी अधिक है, बहुत ज़्यादा अधिक है, और इसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। इसी के कारण जो हमें छोटे छोटे स्टार नज़र आते हैं ये हमें कम प्रकाश के, जलते बुझते चिमटिमाते नज़र आते हैं। यही एक कारण है, ये हमें छोटे नज़र आते हैं। ठीक है बच्चों। और जो सन है ये, इसमें लगभग, इसका जो मास है इसमें लगभग 1 मिलियन अर्थ, 1 मिलियन अर्थ इसमें समा सकती है। इतना मास है किसमें, सन में। यानी कि ये पृथ्वी से लगभग, पृथ्वी का जो डायमीटर है, जो व्यास है, पृथ्वी के जो व्यास से 109 गुना अधिक है, अधिक। अब सोचिए सन कितना बड़ा होगा पृथ्वी के व्यास से। तो सोचिए सन कितना बड़ा होगा। सन का आकार बड़ा होने के कारण और दूरी कम होने के कारण सन हमें इतना बड़ा नजर आता है। और यही कारण है जो सन का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक पहुंचता है लगभग 8 मिनट, लगभग 8 मिनट 16 या 17 सेकंड में। ठीक है। इसकी दूरी के कारण, दूरी कम होने के कारण या प्रकाश के बड़ा होने के कारण हमें जो प्रकाश, जो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक 8 मिनट 16 सेकंड में प्राप्त होता है। यानी कि जब सूर्य निकलेगा, जब सूर्य उदय होगा उसके 8 मिनट बाद, 8 मिनट 16 सेकंड बाद हमें अर्थ पे नज़र आता है कि हाँ सूर्य निकल चुका है। ठीक है बच्चों। और वहीं दूसरी ओर ये जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, यानी कि जिसको हम सेकंड सन बोलते हैं या फिर सेकंड नियरेस्ट स्टार बोलते हैं, ये जो सेकंड नियरेस्ट स्टार है ये पृथ्वी के दूसरा ऐसा स्टार है जो पृथ्वी के नज़दीक है, या आप कह सकते हो, आज मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। ये, इसकी दूरी इतनी अधिक है, ये इतनी पास है कि अर्थ से, कि इसका जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में लगभग 4.3 ईयर, यानी कि 4.25 सालों में इसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचेगा। तो पॉसिबल ही नहीं है कि 4.25 सालों तक बिना प्रकाश के हम जिंदा रह पाए या फिर कोई प्रोसेस पृथ्वी पर चल पाए। आप सब और हम अंधेरे में ही रहेंगे। किसके कारण? अगर सूर्य समाप्त हो जाए तो। यही कारण है बच्चों,
जो सूर्य है, जो तारा है, ये जो सूर्य है, जो तारा है, इसका हमारे जो पृथ्वी पर है वो कितनी इंपॉर्टेंस है, सन की हमारी पृथ्वी के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है, हमारे जीवन के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है कि सन के नज़दीक होने के कारण हमारी पृथ्वी पर इसका प्रकाश प्राप्त होता है, जिसके कारण हम दैनिक जो हमारा जीवन है, जो हम जी रहे हैं, हर चीज़ एनर्जी से होती है और सन की एनर्जी के कारण ही हम पृथ्वी पर जो अपना जीवन यापन है उसको संपन्न कर पाते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। आप सोचिए, आप कल्पना करिए, अगर सूर्य आज खत्म हो जाए तो क्या पृथ्वी तक इस जो सेकंड सन है, जो नियरेस्ट सन है, सेकंड सन जो है 4-3 साल तक इसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच रहा है, यानी कि अगर ये यहाँ पर है तो 4.25 साल बाद हमें नजर आएगा। ठीक है बच्चों, जो कि पॉसिबल नहीं है कि आप अंधेरे में थोड़ी ना रह पाओ, बिना एनर्जी के कोई प्रोसेस थोड़ी ना, बिजली, लाइट, जो भी दैनिक जीवन में बनता है सब किससे बनता है, सूर्य से, यानी कि तारे से, ये भी एक स्टार है। और क्या होता है बच्चों, यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो सूर्य होता है इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन की क्रिया इसमें होती है। इसमें क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन के 2 नाभिक मिलकर हीलियम का एक परमाणु बनाते हैं और प्लस एनर्जी, जो मैंने अभी आपको समझाई थी, मैं लिख देता हूं एक बार फिर, प्लस ऊर्जा। क्या होता है बच्चों, जब ये प्रोसेस होती है, 2 परमाणु नाभिक के, हाइड्रोजन के 2 परमाणु जब मिलते हैं तो हीलियम का एक परमाणु बनाते हैं प्लस एनर्जी। ये प्रोसेस बहुत तेजी से होती है, किसमें, सन में, और इतनी तेजी से ये प्रोसेस होती है, जो इतनी एनर्जी बनती है, यही कारण है, यही एक प्रक्रिया, यही एक प्रोसेस है जिसके कारण जो स्टार्स होते हैं वो अपनी एनर्जी यानी कि अपना प्रकाश का निर्माण स्वयं करते हैं, यही एक कारण है बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करते लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। आई थिंक आप सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों। एक और इम्पोर्टेंट जानकारी कि जो सन है इसमें लगभग जो एनर्जी हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन जो और हीलियम जो गैसें पाई जाती है, लगभग 99.86%। जो मास है सन का, जो इसके अंदर जो गैसेज है वो हाइड्रोजन और हीलियम की बनी हुई है 99.86। बाकी जो बचा अदर गैसेज है। ठीक है बच्चों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, नोट डाउन करते रहना। आई थिंक आप सब लोगों ने कर भी लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि तारे की एज कैसे काउंट करते हैं, तारा की स्टेजेस क्या क्या होती है। बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कॉन्सेप्ट को समझना, जो एग्जाम में जो 4 ऑप्शन आते हैं उसमें से 3 ऑप्शन आप एलिमिनेट करके, अगर आपको पता भी नहीं है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आंसर लगा सकते हो। ठीक है बच्चों, क्या होता है बच्चों, जब तारा बनता है, जब तारा बनता है यानी कि जब मास इकट्ठा होता है, हीलियम, तो ये इतना ज़्यादा मास इकट्ठा हो जाता है कि एनर्जी का एक रूप ले लेता है, जिसको बोलते हैं रेड जायंट। यानी कि लाल दानव, लाल दानव। ठीक है बच्चों, क्या होता है यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा। लाल दानव, जब ये प्रोसेस होती है, जब एक ठोस के चारों ओर हाइड्रोजन गैस हीलियम में तब्दील हो जाती है और बहुत ज़्यादा एनर्जी इकट्ठी हो जाती है और बहुत ज़्यादा मास एक जगह इकट्ठा हो जाता है, और इतनी ज़्यादा अधिक एनर्जी होने के कारण इसका घनत्व अधिक हो जाता है, घनत्व। और एनर्जी भी अधिक हो जाती है। एनर्जी भी अधिक हो जाती है, जिसके कारण यह
रेड जाइंट यानी कि एक लाल दानों में तब्दील हो जाता है, यानी कि बदल जाता है, इसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। और इतना ज़्यादा अधिक घनत्व और एनर्जी अधिक होने के कारण एक प्रेशर बनता है, जिसके कारण इसमें एक विस्फोट होता है, विस्फोट। और ये जो इतना बड़ा मास का टुकड़ा था, ये अलग अलग छोटे बड़े टुकड़ों में टूट जाता है। और इस घटना को क्या बोलते हैं? सुपरनोवा। सुपरनोवा। इस फिनोमेनन यानी कि इस घटना को सुपरनोवा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करते रहना। और इसके बाद क्या होता है, जो ये तारा है, ये जो मास था, जब ये टूटता है छोटे बड़े बहुत सारे टुकड़ों में, तो कुछ बड़े टुकड़े होते हैं, कुछ छोटे टुकड़े होते हैं और कुछ खत्म हो जाते हैं। इसी के ही पर्पस पे एक हमारे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एस चंद्रशेखर, जो इंडियन थे, जो भारतीय थे। उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी, उसके बारे में आपको बताऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आप सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट डाउन कर लिया होगा। बच्चे चीज़ों को समझना। क्या होता है बच्चों, जब ये बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाता है, तो हमारे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एस चंद्रशेखर शेखर। ये इंडियन थे, भारतीय वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया, इन्होंने काल्पनिक रेखाएं की गणना करी, जिसको चंद्रशेखर लाइन भी बोलते हैं, चंद्रशेखर लाइन। लाइन बच्चों, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया जिसके लिए इन्हें 1983 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल। अब मैं बताता हूँ इन्होंने क्या दिया, क्या इनकी थ्योरी थी, इन्होंने क्या बताया जो इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला 1983 में। बच्चों, इन्होंने बताया सुपरनोवा की घटना के बाद जब स्टार्स यानी कि रेड जाइंट, लाल दानव तत्व, जब वो बहुत सारे टुकड़ों में, पीसेस में टूट जाता है और बहुत सारे स्टार्स बनते हैं या फिर अलग अलग हिस्सों में टूट जाता है, उसके बाद जो स्टार्स की कंडीशंस होती है, जो प्रोसेस होती है, वो क्या होती है। इन्होंने बताया कि एस चंद्रशेखर लाइन यानी कि 1.4 ms मास ऑफ सन, मास ऑफ सन। बच्चों, इन्होंने बताया कि जो स्टार्स जिनका मास सूर्य के मास का 1.4 गुना से कम होगा, यानी कि जो यहां पर होंगे, उन्हें क्या बोल देंगे? फॉसिल स्टार्स। स्टार या फिर जीवाश्म तारा। या व्हाइट ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब ही बच्चों बोना होता है, यानी कि इनका साइज जो है, जो इनका मास होगा वो कम होगा, इसलिए इन्हें व्हाइट ड्वार्फ या फॉसिल स्टार या जीवाश्म स्टार के नाम से जाना जाता है। ये किसने बताया? भारतीय जो वैज्ञानिक थे एस चंद्रशेखर। इन्होंने इस लाइन की गणना करी कि भाई जो स्टार्स, जो तारे इस लाइन से नीचे जिनका मास 1.4 मास ऑफ सन से कम होगा, उनको एक नाम दे दिएगा जिसको फॉसिल स्टार या जीवाश्म स्टार या व्हाइट ड्वार्फ कहा जाएगा। ठीक है बच्चों। और जो स्टार्स, जो तारे इस लाइन से ऊपर लगभग यहाँ, जो स्टार्स यहाँ पाए जाएंगे, उनको इन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन्स। या पल्सर। इन्होंने बताया कि जो तारे
1.4 मास ऑफ सन से जिनका मास अधिक होगा वो न्यूट्रॉन तारे या फिर पल्सर तारे कहे जाएंगे। इन्होंने थ्योरी दी कि इनका जो मास है इससे अधिक होने के कारण जो इसमें एनर्जी है, जो एक प्रोसेस है, जो एक इनकी एज है, उसमें क्या होता है, इस स्थिति को हम न्यूट्रॉन तारे या प्रोसेस पल्सर तारे बोलते हैं। इसमें जो होता है, जो तारा होता है वो अधिक चमकता है, जो उसका मास होता है वो एक बैलेंस कंडीशंस में होता है, ठीक है। और इसके बाद इसमें एनर्जी होती है, और एनर्जी होने के कारण ये जो और भी आकाश में जो पिंड्स है, जो लगभग धूल के कण, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट होते होते इसके बाद क्या होता है बच्चों, जो इससे ऊपर की कंडीशंस है, इसमें क्या होता है कि तारा एक कंडीशन में चला जाता है, इसमें जो डेंसिटी है वो ज़्यादा अधिक हो जाती है, जो इसका मास था वो बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है। किसके कारण? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यानी कि बहुत सारे धूल के कण या फिर ठोस इसके बाद जब अट्रैक्ट होते हैं इसके पास आते रहते हैं, और अट्रैक्शन होने के कारण ये बहुत बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने के कारण एनर्जी अधिक होने के कारण इसका जो घनत्व है वो बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है। घनत्व अधिक, इसका जो घनत्व है वो बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है, और तारे की ये कंडीशन आ जाती है कि यह बहुत ज़्यादा डेंस होने के कारण, बहुत ज़्यादा अधिक घनत्व होने के कारण जिसकी एनर्जी है वो ब्लैक होनी शुरू हो जाती है। लगभग ये अपनी जो एनर्जी है उसको खोना शुरू कर देता है, और इसी को नाम दे दिया गया ब्लैक होल। ब्लैक होल। जर्मनी के वैज्ञानिक थे व्हीलर। जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे व्हीलर, उन्होंने स्टडी करी कि जो तारे होते हैं उनकी लास्ट कंडीशन क्या होती है, तो वो क्या होती है, ब्लैक होल। बच्चों आप यकीन नहीं करोगे, इसकी डेंसिटी अधिक होने के कारण जो इसकी अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो इसका आकर्षण बल होता है वो इतना ज़्यादा अधिक होता है कि कोई भी चीज़ इसके दायरे के, इसके आसपास आई, ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। और इवन सूर्य की एक किरण या कोई भी लाइट की एक किरण उसको भी अपने अंदर समा लेता है, वो भी दिखाई नहीं देती। और यही कारण है कि इसकी ये तारे की जो लास्ट कंडीशन है यानी कि जो लास्ट स्टेज, उसी को ही ब्लैक होल बोलते हैं। ये इतना बड़ा होता है कि इसमें लगभग हमारे सन, लगभग पता नहीं लाखों गुना बड़ा सन के भी कितने सन है, कितना बड़ा सन है हमारा, उससे भी लाखों गुना बड़े सन्स इसमें समा सकता है। ये इतना बड़ा होता है, ये बॉडी अंतरिक्ष में इतनी बड़ी होती है। और धीरे धीरे क्या होता है, यही प्रोसेस तारे बनना, टूटना, एनर्जी बनना, अधिक होना, ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है ब्रह्मांड में। और तारे का जो तारे की लास्ट पोजीशन होती है उसी को ब्लैक होल नाम दे दिएगा। बच्चों नोट डाउन कर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आप सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों, स्क्रीनशॉट लेते रहना। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ आपको, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और चीज़ों को समझा करो। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आप खुद ब खुद एग्जाम में क्वेश्चन करोगे और वो आंसर आपके ठीक भी होंगे, ठीक है। अब इसमें से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको बता रहा हूं। सबसे बड़ा तारा या बिगेस्ट स्टार किसको बोला जाता है? उसका नाम है अल्फा ओरियोनिस। ठीक है बच्चों। और सबसे छोटा तारा स्मॉलेस्ट स्टार किसको बोलते हैं? न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है बिगेस्ट स्टार ग्रुप यानी कि सबसे बड़ा तारों का समूह।
सबसे बड़े तारों का समूह। बिगेस्ट स्टार ग्रुप। इसको बोलते हैं बच्चों हाइड्रा, जिसको नाम दिया गया हाइड्रा। बच्चों नोट डाउन कर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे छोटा। स्मॉलेस्ट स्टार ग्रुप, इसको बोलते हैं क्रुक्स ऑस्ट्रेलिस। क्रुक्स ऑस्ट्रेलिस। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक और क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, यानी कि सबसे ज्यादा जो तारा चमकता है उसको क्या बोलते हैं? यानी कि ब्राइटेस्ट, उसको क्या बोलते हैं? साइरस। उसका नाम है साइरस या डॉग स्टार। इसको डॉग स्टार भी कहा जाता है। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट और पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पेपर की दृष्टि से आने वाले क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। नोट डाउन करना बच्चों, और इसको नोट करते रहना। इसमें एक और चीज़ है बच्चों जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो अंतरिक्ष होता है यानी जो स्पेस होता है, उसमें हम जो दूरी नापते हैं वो कैसे नापते हैं? ठीक है, जो डिस्टेंस नापते हैं हम वो कैसे नापते हैं? दूरी, डिस्टेंस कैसे नापते हैं? दो पिंडों के बीच की दूरी या दो ग्रहों के बीच की दूरी अंतरिक्ष में हम कैसे नापते हैं? इसको नापते हैं प्रकाश वर्ष में। प्रकाश वर्ष। ठीक है बच्चों, एक प्रकाश वर्ष में, एक प्रकाश लगभग 9.46 गुना 10 की पावर 12 किलोमीटर होते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके बाद एक और इससे बड़ी जो दूरी होगी उन्हें कैसे नापते हैं? यानी जो तारे होते हैं इतनी दूर है, उन्हें कैसे नापते हैं? उनकी दूरियां कैसे नापते हैं? पारसेक। पारसेक, एक पारसेक पे लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बच्चों नोट डाउन करेगा और अच्छे से नोट डाउन करेगा, अपने नोट्स बनाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जब एग्जाम में आप पेपर देने जाओ उससे 1 या 2 दिन पहले अगर आप इनको रिवाइज करोगे तो ये एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लेना बच्चों और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आई थिंक आप सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट डाउन कर लिया होगा, और जिन बच्चों ने नहीं किया है वो हमारी वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। और उम्मीद है मुझे कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो कंटेंट है वो आपको पसंद आया होगा या फिर अच्छा लगा होगा। जो भी हमारी वीडियो में जो भी आपको अच्छा लगे या कुछ भी लगे वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, और जो हमारी वीडियो है इसको लाइक करेगा, शेयर करेगा, और हमारे चैनल पे जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इस कॉन्टैक्ट को समझने के लिए हमारी प्रीवियस जो वीडियो है, इससे पहले जो वीडियो डाली गई है उनको ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। थैंक यू।